हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबके? बढ़िया हो भाई। तो ओम्स लॉ भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम क्लास 9 से पढ़ना चालू करते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। बट कहीं ना लोग इस टॉपिक को फील नहीं कर पाते हैं। ये टॉपिक खून में नहीं उतर पाता भाई। रट तो लेते हो V इज इक्वल्स टू आई आर, बट तुमने फील नहीं कर पाया कि V इज इक्वल्स टू आई आर या V और I में रिलेशन कैसे होता है। सही बात है। तो इस वीडियो के बाद ये तुम्हारी जो दिक्कत है ना, समाप्त हो जाने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से पहली बार ऐसा पढ़ोगे ओम्स लॉ। दावे के साथ बोलता हूं मैं आपको। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ के चालू करने से पहले मैं आपसे ये चीज बोलूंगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैंने इसके पहले एक वीडियो लेके रखी थी इलेक्ट्रिक करंट की। पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद इसको और डेप्थ में समझना है ना, इसके मतलब जो करंट वहां पर समझाया है मैंने, इसको और डेप्थ में समझना है ना, तो वो वीडियो को जाकर के भी देख लेना। करंट को आपको मजा आ जाएगा यार, करंट आपको ना लगने लगेगा, इतना मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। अब भाई ओम्स लॉ यार ऐसे मत समझो यार, ऐसे मत पढ़ो, नाम वाम से मत पढ़ो। हम नाम वाम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाम हम खुद भी आप रट जाओगे कि ओम्स लॉ। देखो कैसे समझना, मैंने पिछले वीडियो में ये चीज समझाया था करंट कैसे फ्लो करता है। मैं थोड़ा सा उस चीज को फिर से लेकर के आ रहा हूं अपने पास। ठीक है, मैंने क्या बताया था वीडियो में कि ये आपका प्यारा होम है। क्या है? आपका प्यारा घर। इस घर के ऊपर तुम्हारे पानी की टंकी होती है, बिल्कुल होती है। फिर इस पानी की टंकी से तुमने एक पाइप लगाया और यहां पर तुमने टैप बना दिया। बना देते हो? ठीक है। अब जैसे ही तुमने इस टैप को ओपन किया, यहां से पानी आना चालू हो गया। कब? जब ये टैप ओपन होता है। तो भैया ये टैप ओपन हुआ तो ये पानी आया। क्या यहां पर कुछ हो रहा है? हाँ भैया, सिंस टंकी, पानी की जो टंकी है ये घर के ऊपर रखी है, छत पे रखी है, तो इस पानी की टंकी में एक एनर्जी मिली जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई, जो कि एक हाइट की वजह से आई। आपने ये चीज देखा होगा ना कि जो पानी की टंकी जो हमारा नगर निगम वाली भी होती है, म्यूनिसिपैलिटी वाली बोलूं या तो आप ग्रामीण एरिया में रहते हो तो वहां कर आप देखेंगे कि पानी की टंकी जो होती है वो बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती है। अरे सरफेस लेवल पे क्यों नहीं बनाते उस पानी की टंकी को? उसका रीजन ये है भाई कि उस पानी को ना आप एक एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हो जो कि ऊपर उठाने के बाद उसको मिल जाती है। वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपने क्या किया? टंकी को उठाया तो एक एनर्जी प्रोवाइड किया। क्या किया आपने? एक एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, या तो मैं बोलूं कि एक आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? पोटेंशियल प्रोवाइड किया। ठीक, इस पोटेंशियल के कारण यहां से पानी फ्लो होना चालू हुआ, फ्लो होना चालू हुआ और आपको मिल गया। तो ये फ्लो क्या था? ये फ्लो को मैंने बोला था ये वाटर का क्या है? करंट है। वाटर का क्या है? करंट है। अच्छा, क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं और ये चीज फील कर पा रहे हैं कि ये वाटर का करंट आ क्यों रहा है? इस पोटेंशियल के कारण। अरे अपने घर की टंकी छत से उठाना और अपने बाजू में लाके रख देना और फिर तू टैप चालू करके देखना, पानी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि तूने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को छेड़ दिया ना मेरे भाई। ऐसा नहीं करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए पानी की टंकी उठाना पड़ेगा, मतलब उस पानी को कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। उस मतलब इस करंट को लेने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या? धक्का लगाना पड़ेगा, तभी तो ये करंट बहेगा। समझ रहा है? ये एग्जाम्पल रियल लाइफ का ऐसा एग्जाम्पल है ना, इससे तू इलेक्ट्रिसिटी के हर लॉ को फील कर सकता है। करंट कैसे बह रहा है, वोल्टेज क्या होता है। अरे वोल्टेज क्या है? इसी को तो इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज मतलब क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ऐसा फोर्स जो कि चार्ज को ढकेल सके। यहां पर देख, ये पोटेंशियल क्या कर रहा है? इस पानी को नीचे लाने में हेल्प कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को बहाने में काम करेगा। समझा क्या? चमका क्या? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तेरा रियल लाइफ एग्जांपल। अब देख थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एक सर्किट पे। ठीक है, सर्किट, सिंपल सा सर्किट। मान ले तेरा एक ये तार का टुकड़ा है। ठीक है, तेरे घर का तार का टुकड़ा मैंने उठाया। अब मैंने क्या किया? इसके अक्रॉस ना एक बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी भैया? बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी भैया? बैटरी जोड़ दी। ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज था वो था V। ठीक, अब
जैसे ही तूने एक वोल्टेज एक कंडक्टर में लगाया, जैसे ही तूने एक वोल्टेज एक कंडक्टर में लगाया, तो क्या कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भागने चालू कर देंगे? पिछले वीडियो में देखा था करंट कैसे फ्लो करता था, चार्ज कैसे भागते थे। ठीक है, तो यहां से एक करंट निकलेगा आई, और ये करंट क्यों निकला मेरे भाई? इस वोल्टेज के कारण, और ये मूव करेगा ऐसे। कैसे? ऐसे मूव करेगा। देख, किया, करंट को मूव करवाया तुमने भैया पूरे सर्किट के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो करंट है आई, ये डिपेंड कर रहा है इस वोल्टेज पे। अरे देखना मेरे भाई, ये जो करंट है क्या ये इस बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? ऐसा समझ। अबे वोल्टेज क्या, जैसे मैंने बोला यहां पर एक बलवान एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति यहां पर बैठा दिया, वो व्यक्ति ना इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत तगड़े से धक्का दे रहा है, तगड़े से धक्का दे रहा है, तो करंट तेज भागेगा। अब एक पतला सा व्यक्ति उठा के लेके आ, उसको बैठा दे इस मोटे से व्यक्ति की जगह, तो उतना तेज धक्का नहीं दे पाएगा ना। पोटेंशियल समझ रहे हो, वोल्टेज समझ रहे हो क्या है? ये करंट क्यों इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं? करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को धक्का देना, चार्ज फ्लो करना। यहां वोल्टेज ने तेज डराया तो करंट तेज हुआ, यहां वोल्टेज धीरे डराएगा तो करंट धीरे बहेगा, बिल्कुल बहेगा। पहला चीज तो तू समझ गया भैया, पहली पॉइंट तू समझ गया कि जो करंट है ना भैया, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। देख, लिख दिया मैंने। ठीक है, चल सेकंड केस में आ। ये तो पहला केस था जो तू समझ गया। ठीक है, ये तो केस नंबर 1 था जो तू समझ गया। अब दो केस के बाद ना दोनों केस को मिलाएंगे और ओम्स लॉ की फील कर जाएंगे। चलो देख कैसे। पहला केस क्या था भाई? इस एनर्जी के कारण यहां पर करंट आया, जितना ऊपर टंकी उतना ही तेज फोर्स। बोल हाँ की ना? जितनी ऊपर टंकी उतनी ही तेज फोर्स, उतना ही तेज नल में पानी आना। भैया यही तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है, पहले तूने क्या किया ना, जब टंकी का साइज या फिर टंकी की जो हाइट थी और साइज को सेम रखा। ठीक है, तूने पहले ना पतला पाइप लिया था, पतला सा पाइप था जिसको तूने टंकी से उठा के नल तक लेके आया था, पतला सा पाइप। दूसरे केस में क्या किया, तूने एक मोटा सा पाइप लेकर के आया, टंकी से निकाला और नीचे नल पे फिट कर दिया। मुझे एक बात बता, कौन से केस में पानी तेज बहेगा? भैया ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। केस नंबर 2 में जिसका मोटा पाइप वहां पर तेज पानी। बिल्कुल भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो करंट है, वाटर का करंट है, ये कहीं ना कहीं इस पाइप पे भी डिपेंड कर रहा है? ओहो हो, या तो इस पाइप की एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर उस प्रॉपर्टी को मैंने बोला क्या? उसकी विड्थ, उसका एरिया। ठीक है, चलो भैया ये तो आपने समझा दिया। मैं यहां की बात करता हूं अब। ठीक है, ये तो तेरा क्या था? ये तो तेरा जनरल एग्जांपल था। ठीक है, ये तो तेरा जनरल एग्जांपल था ना, पर ये एग्जांपल तेरा क्या है? ये एग्जांपल तेरा इलेक्ट्रिक एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, चल देखो यहां पर। अब पहले कंडीशन भैया आपने बताई, जो करंट है ये वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक, केस नंबर 2 में आपने ऊपर वाले एग्जांपल से बोला था कि भैया ये जो करंट है, ये कहीं ना कहीं, ये जो करंट है वाटर का, ये कहीं ना कहीं इस पाइप के मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज होता है भाई। यहां पर जो करंट होता है ना, वो भी इस कंडक्टर के एरिया पे भी डिपेंड करता है, या कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यार देखो, वहां के पाइप तुम लोहे के लगा दो या प्लास्टिक के लगा दो, वो बह तो पानी रहा है, बहना तो उसमें से पानी है। बट यहां कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे सिल्वर भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर, बहुत सारे ऐसे कंडक्टर हैं। बट हर एक कंडक्टर के ना अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसी चीज को, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या मैं बोलूं उसी कंडक्टर के अंदर से करंट बहने की कैपेसिटी को, या कितने अच्छे से कोई करंट को पास कर सके, इस चीज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर से सुनेगा तू, फिर से। एक कंडक्टर है ए, ये दूसरा कंडक्टर है बी। ये दोनों अलग अलग क्यों है भैया? ये दोनों अलग अलग इसीलिए हैं कि इन दोनों के अंदर ना अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो अलग अलग करंट बहेगा। तो करंट अलग अलग क्यों बहा? क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, अलग अलग नंबर। जैसे मैं बोलूं इस पे 10,000 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 1,000 इलेक्ट्रॉन है, मुझे बता करंट किस में तेज बहेगा? 10,000 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि 10,000 इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेंगे, 1,000 इलेक्ट्रॉन कम भागेंगे। सिंपल है क्या? तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से करंट डिपेंड करता है।
ठीक है, और वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उसका रेजिस्टेंस। क्या होता है उसका रेजिस्टेंस। अरे यार यहाँ फिर से समझ यार, मेरे को लगता है थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है ना भाई जब मैं पढ़ता था तो थोड़ा सा कम समझ में आता था ये ओम्स लॉ, तो मुझे लगता है ना एकदम धागे खोल देते हैं ओम्स लॉ के और समझा के मानेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, करंट वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करा ये समझ में आ गया, फिर से एक बार समझते हैं। ठीक, देख यहां पर पतला पाइप लिया जब तूने तो धीरे पानी आया, मोटा पाइप लिया जब तूने तो तेज पानी आया। ठीक, यहां पर कंडक्टर चेंज कर रहा है तो करंट चेंज हो रहा है। मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जो कंडक्टर है ना, ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किस पे, मटेरियल पे, है ना, मटेरियल पे। मतलब मटेरियल अलग अलग है तो करंट अलग अलग है। ठीक, ये दो केसेस हो गए भैया। चलो इन दोनों केसेस को आप मिला दो। जैसे ही आप इन दोनों केसेस को मिलाओगे तो आप बोलोगे कि जो करंट है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज के और मटेरियल के। अब एक बात बता, वोल्टेज तो तू बदल सकता है, करंट बदल जाएगा, मटेरियल क्या बदल जाता है क्या, नहीं, मटेरियल कांस्टेंट रहता है किसी भी चीज का, तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ समा गया। जब मैंने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अलग किया तो क्या आएगा, जो करंट है डायरेक्ट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर। आर क्या है भाई, यहां पर आर क्या है ध्यान से समझ, ये जो आर है ना, इस आर को बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी का जो नाम होता है वो होता है रेजिस्टेंस, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था भाई, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ऐसा समझ, एक कंडक्टर है उस पे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब होता है प्रतिरोध। एक कंडक्टर है जिसमें रुकावट बहुत ज्यादा है करंट के लिए, और एक कंडक्टर है जिसमें रुकावट बहुत कम है करंट के लिए। अब रुकावट, इस चीज को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं यहाँ पर, देखो। ठीक है, अगले वीडियो में रेजिस्टेंस के बहुत अच्छा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेकर के आएंगे कि एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस कहां से आता है। बट इस वीडियो में हम जो टॉपिक है ओम्स लॉ उस पर स्टिक रहते हैं और समझते हैं किसको, रेजिस्टेंस को, बहुत थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझना, मैं बस थोड़ा सा रेजिस्टेंस समझाना चाहता हूं यहां पर, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो दो केसेस लो आप, है ना, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 1 में क्या किया मैंने, समझ, जैसे मान ले तेरे की रास्ता है, तू यहां से जा रहा है, तेरे पास इस रास्ते में सिर्फ 3 स्पीड ब्रेकर पड़े। ठीक है, और केस नंबर 2 में जब तू जा रहा है तेरे को यहां मान ले 10 स्पीड ब्रेकर पड़े, ऐसे करके 10 स्पीड ब्रेकर। तू कौन से केस में जाना पसंद करेगा, केस नंबर 1 से जाना पसंद करेगा, केस नंबर 2 से जाना पसंद करेगा। तो बोलोगे भैया यहाँ 10 स्पीड ब्रेकर है ना, तो मैं तो यहाँ परेशान हो जाऊंगा भाई, यहाँ पर मैं हो जाऊंगा परेशान। बट यहाँ 3 स्पीड ब्रेकर है तो मैं यहाँ से जाना पसंद करूंगा। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ ये ईजियर वे है और ये थोड़ा सा हार्डर वे है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई कि यहाँ तेरे को ऑपोजिशन ज्यादा लग रहा है, तेरे को दिक्कत ज्यादा हो रही है, तेरे को रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया, रेजिस्टेंस को फील किया। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो करंट जो कंडक्टर से निकल रहा था उस करंट के लिए ऑपोजिशन कहलाता है रेजिस्टेंस। सर एक बार और समझा दो, तू अपने घर से निकला, जैसे तू घर से निकलेगा तेरे पास 2 रास्ता, जैसे घर से दरवाजे से निकला तेरे, तू यहाँ से जा सकता है, तू यहाँ से जा सकता है। यहाँ पर थे बहुत सारे खड्डे, यहाँ पर थे अच्छा प्लेन सपाट रास्ता, तूने कार निकाली, तू कहाँ से जाएगा, लगा भैया मैं गड्ढे वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कौन से रास्ते से, प्लेन रास्ते से। चले जाना, तो तूने तो साइंस फॉलो करी ना भाई, तूने लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो किया, लो रेजिस्टेंस, लो अपोजिशन, लो बाधा वाले पाथ को तूने फॉलो किया। तो करंट भी यही चाहता है, करंट भी ना, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। करंट इनवर्स, देखो इनवर्स रिलेशनशिप दे रहा है रेजिस्टेंस के साथ, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम वहां रेजिस्टेंस ज्यादा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अगली वीडियो में रेजिस्टेंस को धागे खोलेंगे, ये कम ज्यादा कैसे है भैया, ये तो आपने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कि लो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, इसको अपोजिशन बोलते हो। अंदर की चीज आएगा आएगा आएगा, सबूरी रखो। अभी ओम्स लॉ पे आते हैं फिर से, ठीक है, ठीक है। चलो ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, तो ओम्स लॉ आपसे ये बोल के चले गया कि भाई क्या, कि जो करंट था वो इक्वल टू है वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इसी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अरे भाई यही तो तुमने बचपन से ओम्स लॉ पढ़ते आया है, V इज इक्वल टू आई आर।
क्या डिराइव हो गया ओम्स लॉ? हाँ भैया। क्या रटना है? हाँ रटना है। क्या रटना है भाई? V इज इक्वल टू IR। बट किसी ने पूछ लिया ना ओम्स लॉ क्या होता है, धागे खोल के बैठ जाना, मैडम को बताना, मैडम टंकी रखो छत के ऊपर, जितनी ऊपर टंकी उतना तेज पानी, जितना मोटा पाइप उतना तेज पानी। क्या कर रहे हो तुम? ये सब बता देना कि तुमने पढ़ के आया है अधिगम लर्निंग से, तुमने पढ़ के आया अधिगम लर्निंग से, सबको बता देना। ठीक है, चलिए। तो V इज इक्वल टू IR, ये क्या होता है? यही होता है ओम्स लॉ। यही होता है क्या? यही होता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कब आया था? तो 1827 में आया था। ये सब क्वेश्चन आते नहीं है, जस्ट सिंपल है ना। ओम्स लॉ किसने दिया था? तो ओम्स ने दिया था। ठीक है, अरे यार ओम्स लॉ है तो ओम्स नहीं दिया होगा ना। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई ओम्स लॉ का। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन जानते हैं ना स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हैं, पढ़ेंगे आगे चल के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यही होता है क्या? इस स्ट्रेट लाइन में ये जो m है ये क्या है भाई? ये स्लोप है। स्लोप मतलब क्या होता है देखते हैं। ये c क्या होता है भाई? ये c होता है इंटरसेप्ट। ये c क्या होता है? इंटरसेप्ट। चल देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से समझ ले इस चीज को। देख 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 ग्राफ देख रहे हैं ना। फिर इस ग्राफ को चलो प्लॉट करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो दो एक्सिस बना ले। ये तेरी हो गई कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये तेरी कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका इंटरसेप्ट मान ले c है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ना y एक्सिस पे इसने कितना काटा, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, वो थीटा है। तो जो थीटा का टेन लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, टेन ऑफ थीटा बराबर होता है स्लोप। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आगे चल के देखेंगे, है ना। बस यहां पर थोड़ा सा बेसिक था, बता दिए। चलो आगे देख। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन को ओम्स लॉ से क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। ओम्स लॉ क्या है भाई? ओम्स लॉ क्या है? देखो ये आपकी इक्वेशन थी। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? जीरो। ठीक है, ये जीरो लिख दिया मैंने। देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को करो कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो बोलोगे ये जो y है ना भैया, ये जो y है ना, ये मुझे v जैसे दिख रहा है, ये जो m है मुझे r जैसे दिख रहा है, और ये जो x है मुझे i जैसे दिख रहा है। तो मैंने जब इक्वेशन आपको यहां पर बताई थी प्लॉट करके, तो क्या मैं इसके x एक्सिस में करंट लिख दूं? ठीक है, इसके y एक्सिस में क्या लिख दूं? वोल्टेज लिख दूं v। यहां लिखा मैंने वोल्टेज, यहां लिखा मैंने क्या? करंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो x एक्सिस के जो कोएफिशिएंट होता है, यहां पर जो रेजिस्टेंस है, अबे ये x का कोएफिशिएंट m कहलाता है, यहां करंट का कोएफिशिएंट का रेजिस्टेंस, तो यहां रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये क्या होता है भाई? कुछ नहीं, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो अब देखो ये जीरो क्या था? इंटरसेप्ट था, मतलब y से कितना काटा? तो y से तो जीरो काटा ना, मतलब जीरो से पास हो रही है लाइन ऐसे। ठीक है, ये क्या है भाई? दिस इज स्लोप, और उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये क्या ओम्स लॉ का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? आ गया भैया, सब कुछ आ गया। ठीक है, चलो भैया ये सब तो समझ में आ गया। v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, ग्राफ राफ आपने पढ़ा दिया। आप ना एक आध न्यूमेरिकल करवा दो ओम्स लॉ का। देखो ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या की चीज निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ की हेल्प से आप तीन चीज निकाल सकते हो। आपको सर्किट के अंदर, सर्किट मतलब क्या? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, तीन चीज होती है सर्किट में। रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है। क्या होती है तीन चीज? रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, करंट होती है। इन तीनों चीजों का नहीं, इन तीनों ही चीज का क्या होता है? खेल होता है भाई सर्किट के अंदर। जैसे कभी कभी आपको सर्किट में वोल्टेज दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, करंट पूछेंगे। कई बार रेजिस्टेंस दे देंगे, करंट देंगे, वोल्टेज पूछेंगे। कई बार ये दोनों दे देंगे, करंट पूछेंगे। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को ना भैया एक एक बार करवा दो। चलो करवा देते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो अपन देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो आ जाओ, तीनों एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1। मैं एग्जाम्पल्स को ऐसे थ्योरेटिकली डिराइव नहीं कर रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे समझ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक मान ले रजिस्टर है,
तेरा एक रेजिस्टेंस मान ले जो कि 5 ओम का है, ठीक है, और इसके अक्रॉस तूने एक बैटरी लगा दी, कितने की, फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट की। तुमको बताना है करंट कितना फ्लो कर रहा है, तुमको क्या निकालना है, करंट। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तुमको निकालना है करंट आई। क्या निकालना है फाइंड करंट आई। इस करंट आई की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे सबसे पहले ओम्स लॉ में 3 पैरामीटर होते हैं, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यही होता है ओम्स लॉ, यही होता है, ठीक। अब देखो यहां वोल्टेज आपका दे रखा है 20 वोल्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट आपको निकालनी है आई, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 5 ओम का। चाहो तो ये वोल्टेज और ओम नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप काटोगे 5 को 20 से तो आएगा 4, तो करंट की वैल्यू आ गई कितना, 4, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तू क्या निकाल लेगा, हाँ भैया निकाल लूंगा। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में इसने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस मान ले, सेम रेजिस्टेंस या दूसरा मान ले 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके पास का ना, इसने बोला कि इसका जो करंट है वो 6 एम्पियर है। इसका जो एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और इससे बहने वाली करंट कितनी है, 6 एम्पियर। अब तुमको बताना है फाइंड वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज कैसे निकालोगे भैया, तो देख वोल्टेज निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आ करके एक बैटरी से चिपका होगा, तभी तो इस बैटरी ने 6 एम्पियर दिया और इस बैटरी का 6 एम्पियर इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। तो मैं ये ऐसा मन के अंदर मान सकता हूं कि सर्किट कुछ ऐसा होगा, मान सकता हूं क्या, ठीक है मान सकता हूं, ठीक है। फिर ओम्स लॉ लगाना चालू कर दो। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज V आपने जो लगाया दैट विल बी इक्वल्स टू करंट। करंट कितना, 6 इंटू रेजिस्टेंस 10, मतलब कितना 60 वोल्ट। वोल्टेज यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अरे कर जाओगे तुम, क्वेश्चन कितने आसान है, देखो आसानी से हो रहे। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या निकालना सीखा, पहले एग्जाम्पल में हमने करंट निकालना सीखा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने वोल्टेज निकालना सीखा, तीसरे एग्जाम्पल में हम क्या निकालेंगे, देखो तीन ही पैरामीटर तो है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही बचा है, बस हो गया। जैसे समझना एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू तेरे को अननोन है, नहीं पता, बट तूने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया, मैं बोल रहा हूं 10 वोल्ट, ठीक है, और करंट बह गई कितनी, 5 एम्पियर, ठीक है। तो बता दो रेजिस्टेंस कितना, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज कितना होता है भाई, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, करंट कितना 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस अननोन है, तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी, देखो 5 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम। क्या चमका, क्या तीनों चीज अब कुछ भी पूछे जाए निकाल सकते हो, हाँ भैया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ का बहुत बेसिक। अच्छा ओम्स लॉ की ना एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन को ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अगर वो लिमिटेशन आपने नहीं समझी ना तो आप जितने ये चीज समझते हुए आए हो ना ये सब हो जाता है फेल। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, चलो उस लिमिटेशन को समझते हैं। जैसे ये घर था अपना, मान लो ठंडी पड़ रही थी आपके घर में, ठीक है, आपके घर में पड़ रही थी ठंडी, तो आपने जो पाइप लगाया था वो ठंडी में कैसा था, नॉर्मल उसमें था, मतलब नॉर्मल विड्थ में था, ना तो वो पतला हुआ ना तो वो मोटा हुआ, ठीक है भैया। बट हुआ क्या, बहुत गर्मी पड़ने लगी, अरे भैया बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, मान लो 100 डिग्री, एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। तो आपका पाइप जो पहले पतला था, क्या वो आपने कभी देखा है कि प्लास्टिक एक्सपेंड हो जाता है, अरे फैल जाता है। तो मान ले तेरा पाइप पानी बहते बहते एक्सपेंड हो गया, मतलब पहले मान ले पानी का जो पाइप था वो इतना था, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी का पाइप इतना बड़ा हो गया, देख रहे हैं। तो ये वेरिएशन क्यों आया, ये वेरिएशन आया टेम्परेचर के कारण। भैया आपने तो बोला था कि टेम्परेचर कोई बात ही नहीं करी थी, अब बात कर रहा हूं ना, टेम्परेचर चेंज होने पे ये पाइप चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यही चीज होता है, जब आप टेम्परेचर बदलते हो ना तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाते हैं, और अगर वो चेंज हो गए तो उनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना भैया तो ये बहने वाली करंट चेंज हो जाएगी। देखो पानी का पाइप मोटा हो गया तो क्या करंट
ज्यादा हो जाएगी फालतू में। हमने तो कुछ चेंज ही नहीं किया ना। हमने क्या बोला था, ये करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पानी के पाइप पे और इसके पोटेंशियल पे। तुमने तो ये बोला ही नहीं था कि ये पानी का पाइप अपने आप बदल रहा है। तुमने अपने आप वाली बात तो करी ही नहीं थी ना, हम खुद से बदल रहे हैं पाइप को, तब वो करंट चेंज हो रहा है। अगर अपने आप चेंज होना चालू कर दो तो क्या मैं उसको उसका लिमिटेशन बोल दूंगा? हाँ भैया, तो यहां पर भी सेम चीज होती है भाई। ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा भाई। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है। तो लिख लेना भाई कहीं पर कि भाई ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड इन कांस्टेंट टेम्परेचर। खत्म ओम्स लॉ, खत्म हो गया भाई। इतना ही होता है ओम्स लॉ, कुछ नहीं है इसके अलावा। तीनों न्यूमेरिकल बता दिए, ओम्स लॉ के धागे खोल दिए, देखो देखो सब खोल दिए धागे वागे, ग्राफ राफ बता दिए, है ना, हो गया ओम्स लॉ भाई। तो ये जो डे नंबर 2 था हमारे 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट का, वो उसका अपन एंड करते हैं। अगले दिन मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और मचा के रख देंगे। ठीक है, अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।